चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और जिस पर हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के अंदर हमने अभी तक की क्लास के अंदर 3 क्लासों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने करीबन 60 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। इतने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। जो भी हमसे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हमने जनरल साइंस के अंदर कंप्लीट किया है। तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने इसके अंदर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनके हम आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। मतलब 1000 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको प्रीवियस एग्जाम में जो भी पूछे गए वो आपको कराए जाने वाले हैं। जिसके अंदर हमने एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है आपका, रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जिनमें आपको साइंस जहाँ जहाँ तक जिस लेवल का आपको साइंस पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो अभी भी जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आगे और आने वाली इन्हीं क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की हमारी इस 4th क्लास के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 61 से लेके 80 तक, मतलब 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। आगे का टारगेट मैं फिर बढ़ाने वाला हूँ, जहाँ आपको एक अच्छे फास्ट क्वेश्चनों का सलूशन मिलेगा, और फास्ट एग्जाम में जो भी देखे गए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई 61, वृद्धि बल है। भाई पेड़ पौधों के अंदर हमें ग्रोथ जो देखने के लिए मिलती है, यानी वृद्धि भले जो बनती है ना, वो किसकी क्रिया से बनती है। भाई पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है कि भाई जब पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं ना, इनके अंदर वार्षिक वलयों का निर्माण होता है। अलग अलग समय पे, अलग अलग मौसम में, मतलब देखा जाए तो अलग अलग ऋतुओं के अंदर अलग अलग वृद्धि वलय बनती हैं इनके अंदर। तो ये वृद्धि वलय जो बनती है ना, वो किसकी क्रियाशीलता से बनती हैं, ये हमें याद रखना है भाई। तो कुछ लाइनें नोट करते हैं इसके लिए कि जो वृद्धि वलय है ना, जो रिंग उनके अंदर बनती है, जिससे हम पेड़ पौधों की आयु भी पता कर सकते हैं, तो ये बनती है हमारी कैम्बियम की क्रियाशीलता से। ये बात हमें एक तो याद रखना है, कैम्बियम की क्रियाशीलता। तो वृद्धि वलय का निर्माण होता है हमारी कैम्बियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप। दूसरे की बात करें, इन पेड़ पौधों के अंदर 2 संवहनी ऊतक पाए जाते हैं भाई हमारे, संवहनी ऊतक। नाम याद रखना है भाई, जिन्हें हम जटिल ऊतक भी कहते हैं भाई। पेड़ पौधों के अंदर जटिल ऊतक। पहला है हमारे पास एक जाइलम, और दूसरा है हमारे पास फ्लोयम। फ्लोयम, ये 2 संवहनी ऊतक हैं, जटिल ऊतक हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि भाई जाइलम हमारा जो है ना, वो जल का परिवहन करता है भाई, जल का परिवहन। अब जाइलम जल का परिवहन तो करता है भाई, कहां से कहां तक ले जाएगा भाई, तो जल मिलेगा इनको कहां से, जड़ों के द्वारा। जल को ये मिट्टी से अवशोषित करेगा, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें फ्लोयम। तो फ्लोयम के द्वारा पेड़ पौधों के अंदर भोजन का परिवहन होता है, भोजन, भोजन का परिवहन। और भोजन का निर्माण जो है ना, वो हो रहा है काय में, पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर। तो फ्लोयम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। तो याद रख लेंगे हम, जा से जाइलम और जा से ही जल, फा से फ्लोयम, फा से फूड। मतलब फूड का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है भाई, फ्लोयम के द्वारा हो रहा है। ये हमारे संवहनी ऊतक पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वृद्धि वलय किसकी क्रियाशीलता से बनती है। तो वृद्धि वलय का निर्माण जो होता है ना, वो कैम्बियम की क्रियाशीलता से होता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन है हमारा कि परागकण का अर्थ क्या है, परागकण क्या होते हैं, इनकी बात हमें करनी है भाई। ठीक है। तो परागकण भाई पेड़ पौधों के अंदर परागण की जो क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप क्या है भाई, फल का निर्माण होने वाला होता है, फलों का निर्माण। तो उसके लिए एक क्रिया है पेड़ पौधों के अंदर, एक छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण होता है काय के अंदर, फूलों के अंदर। तो फूलों के अंदर परागण की जो क्रिया है ना, उसका मतलब है कि जो परागधानी होती है, परागधानी,
जिसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। परागधानी से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? हमारे पास परागण कहलाती है। ठीक है भाई। तो परागण के अंदर क्या होने वाला है, देखो एक जो फूल दे रखा है उस फूल से परागकण या तो दूसरे फूल पर पहुंचेंगे या वो फूल जो होगा वो दूसरे पौधे का होगा। तो परागण भी हमारे पास दो तरीके का हो जाता है इसी आधार पर। एक को हम बोलते हैं क्या, स्वपरागण, और एक को हम बोलते हैं परपरागण। परपरागण, स्वपरागण और परपरागण, ये दो प्रकार की प्रोसेस होती है। स्वपरागण के अंदर क्या होता है कि एक ही पौधे के अंदर एक फूल से दूसरे फूल पर परागकणों का जाना क्या कहलाता है? स्वपरागण। और एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के फूल पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। हमसे पूछा गया था कि भाई परागण का अर्थ क्या है भाई, ये हमें बताना है। तो परागदानी से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा 62 का ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अनिषेक फल क्या है भाई? वह है जिसमें होते हैं भाई। अनिषेक फल के अंदर क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है भाई। तो बात करते हैं, देखो अनिषेक फलन के बारे में, जिसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। अनिषेक फल का मतलब, अनिषेक फल का मतलब होता है कि जिसमें परागण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती है, बिना बीज के फलों का निर्माण हो जाता है। तो बात लाइन को हम लिखेंगे कि इसके अंदर परागण नहीं होता है, परागण नहीं होगा इनके अंदर, और निषेचन भी नहीं होगा इनके अंदर। ना तो परागण होगा ना ही निषेचन होगा, और बिना बीज वाले फल बनेंगे भाई। कैसे बनेंगे? बिना बीज वाले फल, बीज वाले फल, बिना बीज वाले फलों का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई? अनिषेक फल कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम याद रख सकते हैं, जैसे हमारे पास देखो अंगूर है, ठीक है। दूसरी हम बात करें, केला है हमारे पास, और भी हैं। तो बिना बीज वाले फलों के निर्माण वाली प्रक्रिया, जिसके अंदर ना तो हमें परागण देखने को मिलेगा और ना ही इसमें हमें निषेचन देखने को मिलेगा, और बिना बीज वाले फलों का निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें यदि फल के निर्माण की बात करें ना, वैसे हम बात करें तो फल का जो निर्माण होता है ना, हमारे पास जो फल बनने वाला है ना, उसका निर्माण यदि अंडाशय से होता है, अंडाशय से, तो वो हमारा वास्तविक फल है। यदि अंडाशय के अलावा यदि किसी अन्य भाग से होता है तो उसे हम अनिषेक फल कह देते हैं। तो मतलब ऐसे अनिषेक फल के अंदर जो होगा, ऐसे जो फल हैं हमने जिनका उदाहरण लिखा हुआ है, इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होगा, अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होगा। तो उस क्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई? अनिषेक फल कह देते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन देखते हैं। क्या अपरिपक्व बीज गलत, बीज रहित फल हाँ बिल्कुल सही है, परागण और निषेचन के बना फल, या केवल बीज फल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर बीज रहित फलों का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 64 में कि परागकण क्या है भाई? परागकण के बारे में जस्ट अभी हमने बात की थी कि जो परागकण है ना हमारा, वो परागकण एक तरीके से क्या है भाई? नर युग्मक होता है। पौधे का ऐसा भाग है जो क्या है? नर युग्मक कहलाता है, और इसी के द्वारा निषेचन होता है। और इसका जो निर्माण है ना, परागकण को हम नर युग्मक भी बोलते हैं, या फिर हम इसको नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है ना, वो परागकोश में होता है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर काय का निर्माण होता है भाई? परागण का होता है। तो ये बात हमारी क्लियर हुई। दूसरी हम बात करें, इसके अंदर दो परतें पाई जाती है भाई। परागण को यदि देखा जाए तो परागण के ऊपर
दो परत होती हैं भाई, दो परत पाई जाती हैं। परागण के ऊपर कितनी परतें मिलेंगी, हमें दो परतें देखने को मिलेंगी। अब जो परत है हमारी, उसमें जो पहली परत है ना, उसको हम कहते हैं एक्जाइन। एक्जाइन कहलाती है हमारी भारी परत, सबसे भार वाली परत, जो कि बनी होती है हमारी किसकी, स्पोरोपोलेन की, स्पोरोपोलेन, स्पोरोपोलेन की बनी होती है। और दूसरी हमारी जो परत है ना, उसको हम कहते हैं इंटाइन, इंटाइन, इंटाइन। ये हमारी बनी होती है किसकी, सेलुलोस, सेलुलोज व पैक्टिन, व पैक्टिन, इसकी ये बनी होती है। तो इस परागकण के ऊपर दो तरीके का आवरण पाया जाता है, जिसे एक को हम बाह्यावरण एक्जाइन कहते हैं, एक को अंतः आवरण हम जिसे इंटाइन कहते हैं। बाह्यावरण हमारा स्पोरोलिन का बना होता है और इंटाइन हमारा बना होता है किसका, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। तो परागकण की बात हो रही थी हमारी। तो परागकण वास्तव में क्या है भाई, मादा युग्मकोद्भिद नहीं है, मादा बीजाणु नहीं है, नर बीजाणु नहीं, इसको हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 64 का क्या, ये नर युग्मकोद्भिद। अगला क्वेश्चन 65 की बात करते हैं, आवृत बीजी पादप। तो जो आवृत बीजी पादप हैं हमारे, उन आवृत बीजी पादपों को हम एक नाम से और जानते हैं, इनका नाम है एंजियोस्पर्म बोलते हैं इनको, एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म कहलाते हैं भाई, कौन, आवृत बीजी पादप। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर काय का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का भाई, भ्रूण कोश। अब ये भ्रूण कोश जो होता है ना, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म, जो कि हमारी द्विगुणित संरचना होती है, जिसे हम लिखते हैं 2n। भ्रूण कोश कैसी होती है, फिर इससे निर्माण होता है काय का, भ्रूण का, भ्रूण का, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। जो कि हमारा हो जाता है कैसा, त्रिगुणित संरचना। उसको ये पोषण देने का काम करेगा, कौन, भ्रूण कोश, ठीक है। तो जब पेड़ पौधों के अंदर निषेचन की घटना होती है, जब इनके अंदर जनन होता है पेड़ पौधों के अंदर, तो इनके अंदर जो संरचना बनती है ना, भ्रूण है, भ्रूण से भ्रूण कोश है, उससे भ्रूण का निर्माण होगा, फिर आगे जाके इनसे फलों का निर्माण होगा। तो हमसे पूछा गया है कि इनके अंदर जो भ्रूण कोश है ना, वो कैसा होता है भाई, हमें ये याद रखना है भाई। तो इनके अंदर जो भ्रूण कोश है ना, वो होता है हमारा कैसा, द्विगुणित संरचना होती है। और हमारा जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो कैसा होता है, त्रिगुणित संरचना होती है। तो ये संरचना हमसे पूछी गई, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, द्विगुणित। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बीज किससे बनता है भाई, ये बात भी हमने पढ़ी है, बीज का निर्माण कैसे होता है भाई, तो इस बात को भी हम याद रखेंगे। बीज हमारा जो दे रखा है, जिसे हम सीड कहते हैं, सीड। तो पेड़ पौधों के अंदर बीज का निर्माण जो होता है ना भाई, वो निषेचन के फलस्वरूप होता है। पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है भाई, निषेचन की घटना होगी, निषेचन। तो पेड़ पौधों के अंदर हमें लैंगिक जनन भी है, अलैंगिक जनन भी है, ये भी देखने को मिलता है। अब निषेचन के फलस्वरूप यदि बीजांड से फल का निर्माण होता है, बीजांड, जिसे हम कहते हैं क्या, ओव्यूल, ये ओव्यूल। दूसरी संरचना बनती है फिर, या तो अंडाशय से होगा, अंडाशय, जिसे हम कहते हैं क्या, ओवरी, ओवरी। तो बीजांड से निर्माण होता है हमारे किस चीज का, बीज का। बीज बनेगा कैसे, बीजांड से। और अंडाशय से बनता है क्या, फल भाई। ये दो संरचना हमें याद रखनी है कि जब पेड़ पौधों के अंदर निषेचन की क्रिया होगी, नर युग्मक और मादा युग्मकों का जब मेल होगा, उसके फलस्वरूप यदि बीजांड से जो चीज संरचना बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, बीज। और अंडाशय से जो संरचना बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, फल। यदि अंडाशय के अलावा यदि फल का निर्माण पौधे के अन्य किसी भाग से होता है, तो हम उसे असत्य फल कह देते हैं। तो फिलहाल हमारा यदि अंडाशय से कोई फल बन रहा है, तो उसे हम कौन सा फल कहेंगे भाई, सत्य फल कहेंगे। ये भी हमें याद रखना होता है कि पेड़ पौधों के अंदर हमसे पूछा जाता है कि
सत्य फल कौन सा है? जैसे कि असत्य फल की बात करें, एक सेव है हमारा, सेव का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, पौधे के किसी दूसरे भाग से होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि बीज किससे बनता है? तो बीज हमारा बीजांड से निर्माण होता है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या? डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, दोबारा रिपीट है, बीज किससे बनता है? और अगला क्वेश्चन भी हमारा यही रिपीट है, बीज किससे बनता है? तो बीजांड से बीज का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 67, और 67 में पूछा गया है हमसे कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? भाई इस बात को हम पढ़ चुके हैं, भाई इस बात को हम पढ़ चुके हैं। भाई देखा जाए तो इसको वैसे एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के परागकण पर जाना है। तो ऐसी हमने दो घटना करी है परागण की क्रिया के अंदर, दो घटना पड़ी है। एक को तो हम बोलते हैं क्या? स्वपरागण, स्वपरागण, और एक को हम बोलते हैं क्या? परपरागण, परपरागण, परपरागण। तो जो स्वपरागण की घटना है ना, वो हमें देखने को मिलती है एक ही पादप के अंदर, एक ही पादप के अंदर। और परपरागण की जो घटना है वो हमें अलग अलग पादपों के अंदर देखने को मिलती है, अलग अलग पेड़ पौधों के अंदर देखने को मिलती है परपरागण की क्रिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्वपरागण है, लेकिन स्वपरागण ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है। इसका एक और नाम है जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम जीनेटोगेमी कहते हैं भाई। जी तो नोगेमी, नोगेमी, जो कि एक प्रकार का हमारे पास क्या है? स्वपरागण ही है। स्वपरागण को ही हम एक तरीके से बोल देते हैं क्या? जिटेनोगेमी। तो ये क्या हुआ भाई? जिटेनोगेमी है क्या भाई? हमारे पास एक परागण की क्रिया है, परागण की क्रिया, उसी को हमने नाम दे दिया क्या? जिटेनोगेमी। दूसरी बात करें इसके बारे में, इसमें क्या होने वाला है कि एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों के मध्य स्वपरागण होने वाला है इसके अंदर। भाई यही बात तो हम कह रहे हैं कि एक ही पादप के अंदर अलग अलग पुष्पों के अंदर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? हमारी स्वपरागण कहलाती है। जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन की क्रिया करता है, जैसे एक पुष्प का परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचा और पहुंचकर उसने क्या किया? निषेचन किया। यदि निषेचन हुआ इसके अंदर, तो हम उसी को कह देते हैं क्या? स्वपरागण। ठीक है ना? लेकिन यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो घटना हो रही है ना जिटेनोगेमी के अंदर, वो आनुवांशिक रूप से तो हमारा क्या है? स्वपरागण, लेकिन पारिस्थितिक रूप से क्या है फिर? हमारा ये परपरागण कहलाता है। तो ये हमारा आंसर तो यही होगा कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। और स्वपरागण को ही हम क्या देते हैं? जिटेनोगेमी। ठीक है, तो आंसर याद रखना भाई सभी लोग, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुपारी, जिसका नाम है हमारा क्या? अरेका नट, का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो भाई इसमें भी हमने पढ़ा हुआ है, देखो अलग अलग जो फल हैं, बीज हैं, उनके खाने वाले भाग अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल हमें इसके अंदर याद रखना है कि सुपारी जो है ना, उस सुपारी के अंदर खाने वाला जो भाग होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? भ्रूणपोष, जिसे हम कहते हैं क्या? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो याद रखना है भाई सभी लोगों को, सुपारी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणपोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फल नट है? नट, नट, नट का कौन सा उदाहरण है भाई? तो नट का उदाहरण हमारे पास है, देखो भाई कौन इसमें से है? काजू। काजू हमारा एक नट का उदाहरण है। ये हम पढ़ेंगे, फल के बहुत सारे प्रकार होते हैं अलग अलग हमारे पास, आगे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है भाई? ये बात भी हमें याद रखना है कि नारियल के अंदर जो खाने वाला जो भाग होता है ना, उसको हम कह देते हैं क्या? भ्रूणपोष। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई? भ्रूणपोष, आंसर ए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 71 में हमसे पूछा है कि आवृतबीजी पौधों के बीज में होता है भाई। आवृतबीजी पौधे मतलब अभी नाम हमने बोला था, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंजियो स्पर्म, एंजियोस्पर्म बोलते हैं भाई। तो भाई पेड़ पौधों के भी क्या है भाई? हमारे पास अलग अलग विकास की एक
व्यथा है, जिसके अंदर हमने अलग अलग पौधों के क्या चुने हुए हैं भाई, नाम दे रखे हैं एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर, जैसे कि मोनेरा है, प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा है, मोनेरा है, प्रोटोजोआ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं का वर्गीकरण है। एनिमल क्लासिफिकेशन अलग है हमारा, और प्लांट क्लासिफिकेशन हमारा अलग है। तो जिसके अंदर हमने प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पेड़ पौधों को टेरिडोफाइटा है हमारा, ब्रायोफाइटा है हमारा, है ना, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो फिलहाल हमसे पूछा है कि इनके जो पौधों के जो बीज होते हैं ना, बीज, यहाँ पे जाड़, बीज जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं भाई, हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में। तो इसमें हमें याद रखना है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनके बीजों को हम अच्छे लंबे समय तक रख सकते हैं। मतलब ये बीज जो होती है ना वो इनके अंदर क्या पाई जाती है, सुप्त अवस्था पाई जाती है, जिसको हम सुप्त एम्ब्रियो कहते हैं भाई, सुप्त एम्ब्रियो, सुप्त एम्ब्रियो बोला जाता है, जिसे हम डोरमेंट कह देते हैं, डोरमेंट, डोरमेंट। ठीक है, ये इनके अंदर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एम्ब्रियो है वो कैसा होता है, डोरमेंट होता है, डोरमेंट होता है। ठीक है, तो बीज जो बनते हैं ना, इन बीजों के अंदर सुप्तावस्था पाई जाती है, और ये सुप्तावस्था की वजह से जो बीज होते हैं ना वो लंबे समय तक हमें इनको रख सकते हैं, उसके बाद फिर इनको उगाया जाता है। अब भाई बीज की निर्माण की बात करें तो हमारा जो बीज है ना, उस बीज के भी दो भाग होते हैं। बीज का एक भाग होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लूमूल, प्लूमूल, और बीज का एक भाग होता है हमारा क्या, रेडिकल, रेडिकल। ठीक है, तो बीज का जो भाग है हमारा प्लूमूल, उससे तो बीज से बनेगा क्या, तना, और रेडिकल वाले भाग से निर्माण होता है हमारी किसका, जड़ का। जब बीज को जैसे ही जमीन के अंदर डाला जाता है तो बीज उगेगा। तो यदि बीज किसी भी तरफ से गिरे, हमेशा तना प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा, और जड़ें जो होंगी हमेशा वो मिट्टी के अंदर है, जल की तरफ क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी हमारी। तो बीज के दो भाग हैं, एक भाग को हम बोलते हैं प्लूमूल और एक भाग को बोलते हैं क्या, रेडिकल। तो बीज कैसे होते हैं भाई, इनके अंदर केवल बीज पत्र, केवल प्लूमूल और रेडिकल, सुप्त एम्ब्रियो। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है भाई, सुप्त एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में 72 में हमसे पूछा है भाई मक्का, जिसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज, का दाना क्या है भाई, क्या है भाई ये दाना। तो भाई हमने बोला था कि जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उन फलों को हम क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। तो भाई ये मक्का ऐसा ही है, ये हमारा एक काय का उदाहरण है, वास्तविक फल का उदाहरण है, वास्तविक फल का उदाहरण है। क्यों इसका निर्माण, तो वास्तविक फल हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि ये इसका निर्माण होता है काय से, अंडाशय से। तो अंडाशय वाले भाग से बनने वाले फल जो होते हैं ना वो हमारे सबके सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक फल कहलाते हैं। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। जैसे और भी उदाहरण है हमारे पास, एक मक्का के अलावा, मक्का तो है ही हमारी, आम है, जामुन है, केला है। ठीक है, ये हमारे सब क्या हैं। अब अंडाशय के अलावा जिनका निर्माण पौधे के किसी अन्य भाग से होता है उन्हें हम क्या देते हैं, क्या, अवास्तविक फल, एक फल, आवासी फल भी कह देते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, सेव को हम आवासी फल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से होता है। नाशपाती भी हमारा इसका एक उदाहरण है, इसको भी हमें याद रखना है, नाशपाती। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मक्का का दाना कैसा है, कि भाई बीज है, वास्तविक फल है, अवास्तविक फल है, या भ्रूण है। तो हमारा जवाब जाएगा इसका कि सबसे अच्छा तो क्या है कि यह एक वास्तविक फल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 हमें दे रखा है कि एक सच्चा फल होता है भाई, एक सच्चा फल वही होता है जिसका निर्माण कैसे होता है भाई, अंडाशय से होता है। जैसे ही निषेचन होगा तो अंडाशय से निर्माण होने वाले फल को अपन क्या कह देते हैं, सच्चा फल। तो ये बातें याद रखनी है आपको, सच्चा फल बोल दो आप इसको। ठीक है, इसी को आप वास्तविक फल बोल दो, वास्तविक फल। ठीक है, और इसी को आप सत्य फल कह दो, बात एक ही है, सत्य फल। क्यों, क्योंकि इन सभी का निर्माण किससे होता है भाई,
अंडाशय से होता है। अंडाशय से बनने वाले सभी फ्रूट हमारे कैसे कहलाते हैं भाई? वास्तविक फल कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर निषेचन होगा, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय से बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? हमारी फल कहलाती है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा, विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित बीजांड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या? निषेचित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। आंसर सी हमारा इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कटहल के बारे में, जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं, कि कटहल क्या है भाई? जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जैक फ्रूट के अंदर जो हमारा, जिस कटहल को हम जो खाते हैं ना, वो वाला भाग हमारा कहलाता है, वो हमारा भाग सहपत्र एवं परिदल पुंज होते हैं। तो आंसर हमारा सहपत्र एवं परिदल पुंज हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? तो हमारे अंदर जो पेड़ पौधे हैं ना, उनके अंदर भी, चाहे तो आप एनिमल की बात करो, जंतुओं की बात करो, किसी भी जंतु की बात करो, चाहे आप किसी भी पादप की बात करो, इन सब के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं भाई, जिसके अंदर डीएनए या आरएनए दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो भाई हमसे पूछा गया है कि अधिकांश पादप वायरसों में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है भाई? जी हमें याद रखना है। तो भाई अधिकांश पादप वायरसों के अंदर जेनेटिक पदार्थ जो होता है ना, वो आरएनए होता है, जिसको हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं, जो कि कैसा होता है भाई? हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मतलब एक कुंडलित संरचना होती है, कौन? आरएनए की। और इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, N2 बेस, जो कि होते हैं इसके अंदर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये चार इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्लियर बात। और जो आरएनए है हमारा, वो हमें कोशिका के अंदर राइबोसोम पर देखने को मिलेगा, राइबोसोम पर पाया जाता है भाई। कहाँ मिलेगा भाई? हमें राइबोसोम पर देखने को मिलेगा। तो अधिकांश पादप वायरसों में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है भाई? हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या? आरएनए। क्लियर। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है भाई? हमने पादप वायरसों के अंदर तो पढ़ लिया है कि वायरस पदार्थ क्या होता है? आरएनए। तो जंतु वायरसों के अंदर हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ना, वो होता है हमारा क्या? डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि कैसा होता है? हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है भाई? डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, जिसको हम द्विकुंडलित संरचना कह देते हैं। इस डीएनए की जो खोज की गई थी ना, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी करें कि 1953 में इसकी जो खोज की गई थी, वो की गई थी किसके द्वारा? वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा, वॉटसन एवं क्रिक। ये द्विकुंडलित डीएनए की खोज की गई थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात भी आपको याद रखना है। इसकी खोज के लिए इन वैज्ञानिकों को क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है। और भारत में हमारे लिए एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट की खोज, जो बात करें इंडिया के अंदर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट या प्रिंट टेस्ट, इसकी यदि बात की जाए तो इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ना, वो हमारे पास वो हैं लालजी सिंह, लाल जी सिंह, नाम याद रखना है भाई वैज्ञानिक का, लालजी सिंह। इनके द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और डीएनए के अंदर अभी हमने जैसे आरएनए के अंदर पढ़ा था कि आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, वैसे ही डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजनी बेस हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं शॉर्ट में फिर से लिखूंगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। बस एक अंतर होता है कि इसके अंदर थाइमिन देखने को मिलेगा डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर हमें यूरेसिल देखने को मिलेगा। तो अधिकांश जंतु वायरसों के अंदर आनुवंशिक जो पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है? हमारे पास डीएनए होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 77, जिसमें हमसे बोला है प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है भाई? ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है या
फफूंद है। हमसे ये पूछा गया अधिकांश प्रतिजैविक औषधि अधिकतर हमें किसके अंदर मिलती हैं, तो ये बात याद रखना है। प्रतिजैविक औषधियों का मतलब हमारे पास जो एंटीबायोटिक दवाएं हम बनाते हैं, एंटीबायोटिक जो औषधियां हैं हमारी, ये एंटीबायोटिक दवाइयां हमें लेनी पड़ती है। क्या है कि यही किसी जीवाणु को जड़ से क्या कर सकती हैं भाई, खत्म कर सकती हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि एंटीबायोटिक औषधियां अधिकतर हमें किसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं, जीवाणुओं के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनके अंदर अधिकतर हमें देखने को मिलने वाली है। यदि हम बात करें फर्स्ट एंटीबायोटिक की, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है हमारी, वो हमने कवक से प्राप्त की थी, कवक, जिसे हम फफूंद कहते हैं, फफूंद, या फिर इसका एक और नाम है फंजाई, फंजाई बोला जाता है। इससे जो प्राप्त होने वाली पहली एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, 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 जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई थी। और इसकी जो खोज है ना, वो खोज की गई थी 1928 में। इसके द्वारा भाई, उनका नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरी बात हमसे पूछी जाती है कि फर्स्ट बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक कौन सी थी। फर्स्ट जीवाणु से भी तो प्राप्त की गई होगी, जीवाणु बोलो बैक्टीरिया बोलो, इससे भी कोई एंटीबायोटिक प्राप्त की गई होगी, उसका नाम भी हमें याद रखना है यहाँ। फर्स्ट जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बैक्टीरिया से प्राप्त की जाने वाली पहली एंटीबायोटिक थी। और फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज जो की गई थी वो फफूंद से प्राप्त की गई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद से हमें प्राप्त की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में इसकी क्या की गई थी, खोज। तो अधिकतर औषधियां हमें किसके अंदर मिलती हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। उन्हीं से इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं भाई वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। भाई वायरस की बात करें, जिसे हम विषाणु कहते हैं, विषाणु, विषाणु, तो विषाणु की यदि खोज की बात करें तो विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। इनका नाम क्या है भाई वैज्ञानिक का, इवानोवस्की। इवानोवस्की के द्वारा इस वायरस की क्या की गई थी, खोज की गई थी 1892 के अंदर इनको देखा गया था। और इन विषाणुओं को हम सेल नहीं मानते हैं, कोशिका नहीं माना जाता है। इन विषाणुओं को हम कोशिका नहीं मानते हैं। अधिकांश विषाणु हमने देखे हैं रोग भी फैलाते हैं, कुछ विषाणु लाभदायक भी हैं, कुछ विषाणु हमारे लिए हानिकारक भी हैं। और इस विषाणु की जो सबसे पहली बार जो खोज की गई थी वो की गई थी तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू, तंबाकू की पत्तियों के अंदर इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, जिसको हम बोलते हैं टीएमवी वायरस, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, उसके अंदर इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। जब इसको हम कोशिका नहीं मानते तो दूसरा विषाणु को हम बोलते हैं क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है। ना तो ये जीवित है ना ही ये अजीवित है, जीवित व अजीवित दोनों की श्रेणी के अंदर हम इसको रखते हैं, यानी जिसके अंदर जीवित के भी लक्षण पाए जाते हैं, अजीवित। अब आप कहोगे सर ये जीवित कैसे हैं, अजीवित कैसे हैं, कि जब ये किसी कोशिका के बाहर रहता है, किसी होस्ट शरीर से बाहर रहता है, तो ये ऐसा व्यवहार करता है कि मृत है भाई, अजीवित है। और जैसे ही ये किसी जीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये कैसा हो जाता है भाई, एक्टिव हो जाता है, यानी अपना काम करने लगता है। इसलिए हम इसको दोनों के अंदर रखते हैं कि इसको जीवित और अजीवित के बीच दोनों के लक्षण इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो किसको दिया जाता है, इवानोवस्की। आंसर नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा क्या, सी। अगला क्वेश्चन है 79, और 79 में हमसे पूछा गया है भाई कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। इस जीवाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, बैक्टीरिया, जीवाणु, इस जीवाणु की खोज की यदि बात करें तो इसकी खोज की गई थी लुवेन हॉक के द्वारा, ल्यूवेन हॉक, 1683,
में इनके द्वारा इनकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और इन्होंने जीवाणु को सबसे पहले जो दांत की जो खुरचन होती है, दांत की खुरचन खुरचन उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने देखा था। ठीक है, इन्हीं को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। किसको? लुवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्हीं को ही बोला जाता है। ठीक, और एक चीज और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको, बर्गे मैनुअल जो है ना हमारी, बर्गे मैनुअल, इसे हम जीवाणु वर्गीकरण की बाइबल कहते हैं भाई। जीवाणु वर्गीकरण की बाइबल, याद रखना है भाई इस बात को आपको सभी लोगों को। बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि जीवाणु वर्गीकरण की बाइबल किस को कहा जाता है, तो बर्गे मैनुअल को हम क्या कह देते हैं, जीवाणु वर्गीकरण की बाइबल कह देते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जीवाणु को खोज की गई थी किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है, एवी ल्यूवेनहॉक, इनके द्वारा जीवाणु की क्या की गई थी, खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्यों। हाँ भाई देखो, हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने बोला था कि विषाणु, तो विषाणु को तो ना तो हम कोशिका मान रहे हैं और ना ही उसको जीवित मानना है, ना ही उसको अजीवित मानना है। डिपेंड करता है कि ये किस माध्यम के अंदर रह रहा है। यदि जीवित माध्यम के अंदर है तो हम उसको जीवित कह देते हैं, और अजीवित माध्यम के अंदर है तो हम उस विषाणु को क्या कह देते हैं, अजीवित। और इसको हम दूसरी सेल भी नहीं मानते हैं, सेल भी इसको नहीं माना जाता है। लेकिन जीवाणु की यदि बात करें हम, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, इस जीवाणु को हम रखते हैं किसके अंदर, पादप वर्ग के अंदर। पादप माना जाता है इनको अंदर। पादप इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पेड़ पौधों का लक्षण ही ये होता है कि उनके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यदि मान लो जंतु और पादपों में हम डिफरेंस करें भाई कि जंतुओं के अंदर और पादपों में क्या अंतर है भाई, देखने को मिलेगा हमें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि जो जंतु की जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका जो होती है, और जो पादप कोशिका है हमारे पास, पादप कोशिका, तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी, तो हमें वहां मिलेगी क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका का सबसे जो भारी आवरण है वो घिरा रहता है किससे, कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति। तो पेड़ पौधों में सेल्यूलोज की बनी हुई सबसे भारी आवरण क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका के अंदर सबसे भारी आवरण जो होता है ना, वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो एक मेन डिफरेंस जंतु और पादपों के बीच में हो जाता है कि जंतुओं की कोशिका के चारों तरफ सबसे भारी आवरण के रूप में कोशिका भित्ति नहीं होती है, वहां पर क्या होती है, कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका के सबसे भारी आवरण की जो झिल्ली होती है ना, वो होती है हमारी क्या, कोशिका भित्ति। क्लियर बात। तो ये थी हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन, और जिसमें हमने आपको करीबन 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, जिसमें हमारा क्वेश्चन था कि जीवाणु को पादप नहीं मानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। आंसर तो हमारा ये हो गया। तो इससे पहले भी हम और क्लासों में भी हमारी क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं, उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चनों को भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और आगे आने वाली क्लासों के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन्हें भी आप कंप्लीट कीजिए। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड में, और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। क्लियर बात। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।